नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने 1533 करोड़ रुपए का न्यू ईयर गिफ्ट दिया। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ 1478 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 53 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें किसान हॉस्टल से लेकर नए पुल और मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण शामिल है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले गोरखपुर मेडिकल बीमार था, लेकिन अब एम्स बन चुका है। आने वाले समय में जाम से छुटकारा मिलेगा और गोरखपुर पिपराइच के बीच 4 लेन सड़क बनेगी। सीएम ने सपा और कांग्रेस को किसान विरोधी बताया। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। शुरुआत गोरखपुर में विकास के साथ हो रही है, खूब विकास के साथ। कृषि मंत्री जी भी आए हैं। कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय उनके द्वारा बनवाया जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय। अब सोचो, केवल खेती, किसानी, औद्यानिक फसलों के बारे में, सब्जी के बारे में आधुनिक प्रशिक्षण और कैसे किसानों को आमदनी को आगे बढ़ाया जा सके, इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण होगा। तो वेटनरी कॉलेज का निर्माण गोरखपुर में हो रहा है। गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज का निर्माण का मतलब पशुपालन से संबंधित, गौ से गाय पालना हो, अच्छी नस्ल की गाय पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए सारी की सारी प्रशिक्षण की कार्रवाई गोरखपुर के वेटनरी कॉलेज से गोरखपुर में ही प्राप्त होगा। यानी ये सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ एक जगह पे ही अब आपको प्राप्त होने वाला है। यहां के युवाओं को, यहां के बच्चियों को, यहां की बेटियों को प्राप्त होने वाला है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए। आज गोरखपुर में पिपराइच की चीनी मिल भी चल रही है। आज गोरखपुर में चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान भी काम कर रहा है। सभी जगह से आने वाली कनेक्टिविटी, लखनऊ का हो या फिर वाराणसी का मार्ग 4 लेन से जुड़ चुका है। और गोरखपुर में लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी जुटाए जा रहे हैं, नए निवेश आ रहे हैं। अकेले गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और अब तो गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहे हैं। एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, अन्नदाता किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिले लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। रामगढ़ ताल गंदगी का एक ढेर बना हुआ था। और बरसात के समय आज जिस सरगावा में हम हैं, ये जनता इंटर कॉलेज, याद करिए, इसमें 3 से 4 फुट पानी लगता था। आज देखिए रामगढ़ ताल पर्यटन का एक नया केंद्र बन गया है। कोई भी गोरखपुर आता है और गोरखनाथ मंदिर जाता है तो रामगढ़ ताल के चारों ओर भी घूमने के लिए जरूर जाता है। पिपराइच की चीनी मिल प्रारंभ हो गई है।
फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, मेडिकल कॉलेज कितना सुंदर बन गया है, एम्स भी बन गया है और सड़कें चौड़ीकरण का कार्य, मेडिकल कॉलेज का मार्ग हो या फिर नेपाल जाने वाला मार्ग, जिस भी मार्ग पर जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन चौड़े मार्ग विकास के लिए नए गोरखपुर का दर्शन करा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने मंत्रोच्चार, भक्ति संगीत और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्साह के साथ गुरुवार 2 जनवरी को महाकुंभ मेले में प्रवेश किया और इस दौरान भक्ति और परंपरा की झलक देखने को मिली। सजे धजे रथ, हाथी, घोड़े और संगीतकारों की टोली ने महाकुंभ की भव्यता को और बढ़ा दिया। भगवा वस्त्र पहने और रुद्राक्ष की मालाओं से सजे संतों ने यात्रा निकाली और आध्यात्मिकता, शांति और भक्ति का संदेश दिया। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के नगर प्रवेश के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु संतों की झलक पाने के लिए बेताब दिखे। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच चलेगा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूरे इलाहाबाद के लोगों से अतिथियों के स्वागत के लिए बैठक की। प्रयागराज अभी महाकुंभ की मेजबानी कर रहा है, तो वहां के रहने वाले लोग भी इसकी मेजबानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रयागराज अतिथि देवो भव का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारे यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, कोई प्रोफेशनल्स हों, कोई सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी हों और विशेष तौर से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उन सबको बारी बारी से मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के, चूंकि प्रयागराज मेजबान की भूमिका में है और कई कुंभ और माघ मेले बड़े स्तर पे संपन्न कराने का काम किया है, तो इस बार चूंकि सबसे बड़ा समागम संगम के तट पर होने वाला है, तो लोग अपने दायित्व को भी समझें कि अगर कोई हमारे घर में आ रहा है तो हम उसकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, वह सकुशल आए और सकुशल अपने घरों को वापस आए। इतना बड़ा समागम है जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से, समाजों की दृष्टि से, संस्थाओं की दृष्टि से, सबका एक संगम है यहाँ प्रयागराज में। तो ऐसे समय में सबका दायित्व बढ़ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी तो लगातार आ ही रहे हैं, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, तो इसलिए मैं यहाँ उपस्थित। दूसरे जनपदों से, देश के अलग अलग राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए भारतवासियों से, भारतवंशियों से अपील भी करते हैं कि आवें, प्रयागराज के दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ, ग्रीन कुंभ को देखें और यहाँ की जो स्मृतियां हैं अपने साथ संग्रहित करके ले जाएं। और प्रयागराज में हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, सभी मार्गों से आवागमन की बहुत बेहतरीन सुविधा है और सबको आमंत्रित करते हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने विधायक साली पल्लवी पटेल के विधानसभा में धरने पर उन्होंने तंज कसा। आशीष पटेल बोले, धरना मास्टर कहां से ये ऑपरेट कर रही हैं, कौन बचा रहा है, उनको बताने की जरूरत नहीं। तो वहीं एसटीएफ पर भी कैबिनेट मंत्री ने तंज कसा। कहा, एसटीएफ का वो कौन सा अधिकारी है जिसके इशारे पर धरने में 2 लोग शामिल हुए, जबकि विधानसभा में उस जगह पर सिर्फ विधायक मंत्री ही जा सकता है। सरकार उनको बचा रही है तब से, तब आप समझ गए होंगे कि धरना मास्टर कहां से ऑपरेट हो रही है। कुछ और बताने की जरूरत है क्यों भाई? 6 साल में एक केंद्रीय मंत्री और उनकी सगी बहन ने कंप्लेंट किया है, आज तक उसमें एक तो सड़ा हुआ आदमी भी उस पर कुछ काम हो जाता है। एक केंद्रीय मंत्री के शिकायत पर आज तक 2 लाइन जांच नहीं हुई। ये है हमारी, तो धरना नहीं देंगी। और मैं तो ये फिर पूछना चाहता हूं, एसटीएफ का वो कौन सा अधिकारी था
जिसने विधानसभा परिसर में, जिसमें सिर्फ विधायक जा सकता है, रात के 2 आदमी को साथ में धरने पे बैठने के लिए भेजता है। और एक बात और कहूंगा, उत्तर प्रदेश के एक बड़े व्यक्ति उनको रात में इस प्रायोजित धरने को उठाने भी जाते हैं। साला माफ करिएगा, मतलब इतना महत्वपूर्ण तो मैं भी नहीं हूं कैबिनेट मंत्री होकर के। मैं भी बैठूं तो धरने पे उठाने नहीं जाएगा, कोई नहीं उठाने जाएगा, पर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति रात में धरने पे उठाने जाएगा, तो इससे बड़ा प्रायोजन का कोई प्रूफ है? इससे बड़ा कोई प्रूफ है प्रायोजित होने का? और आप लोग उनके ड्रामे पे आप लोग परेशान होकर मुझको फोन करते हैं। अरे मैं तो 6 साल से धरना और सब जानता हूं। तो आज के बाद से इस विषय पे बात करने की जरूरत है। मीडिया के साथियों को खूब छापो, उनका खूब छापो, लेकिन मुझसे ना पूछा करो। हेमंत भैया कहां गए? कि जब भी अपना दल पिछड़ों दलितों के हकमारी पर सवाल खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेट में दर्द तो जरूर होता है। लेकिन अपना दल न किसी से दबने वाला है, न किसी से डरने वाला है, और ना ही अपने विचारों से समझौता करने वाला है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने का काम, और भी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम अपना दल निरंतर जारी रखेगा और हर एक षड्यंत्र का जवाब दिया जाएगा। और इतना ही कहते हुए मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि षड्यंत्रों का जवाब सिर्फ संगठन की ताकत से दिया जाता है। कोई कितना भी आपको डराने की कोशिश करे, आप अपने संगठन की ताकत को और बढ़ाते जाइए और मजबूती से और तेजी के साथ अपने मसलों को लेकर और आगे जाइए। ये सारे के सारे षड्यंत्रकारी अपने आप खामोशी से चुपचाप किसी कोने में दुबक कर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं जानती हूं आप सब में, मेरे एक कार्यकर्ता में वो मानता है कि हम अपने संगठन को अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ और आगे लेकर जाएंगे और नए साल में और बहुत कुछ हमारी ये पार्टी प्राप्त करेगी। और इतना ही कहते हुए सभी कार्यकर्ताओं को। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। भाजपा और आम आदमी पार्टी इस दौरान आमने सामने आ चुकी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा के सोशल मीडिया हेड अमित मालविया और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को लीगल नोटिस भेजा है। सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने हमारी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। मैं समझ नहीं पाता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। उनके अंदर इतना भी साहस है अभी भी कि वो किसानों के बारे में बात कर सकते हैं। जिस पार्टी ने 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को गुलाम की तरह दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे दुश्मनों की तरह ट्रीट किया, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनके ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। जिस भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों की वजह से 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, वो भाजपा किसान के बारे में बोल रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वजह से एमएसपी कानून आज तक लागू नहीं हुआ और अभी भी किसान पंजाब के अंदर डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जिस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की वजह से महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वो पार्टी अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है।
इतना साहस है इनमें। किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। भारत की आजादी के बाद किसानों की सबसे बड़ी द्रोही कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप अब तक एमएसपी का कानून लागू नहीं कर पाए। आपने कहा था कि हम किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे और आप अभी भी किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सदन में 3 काले कानून का विरोध किया था, मुझे सस्पेंड करके बाहर किया गया। शिवराज जी, घसीट के हम लोगों को बाहर किया गया सदन से। कई रातें देश की संसद में हमने उस परिसर में गुजारी है। आप बात कर रहे हो किसानों की, आप लोग बात कर रहे हैं किसानों की। मैंने प्रधानमंत्री के सामने भगवंत मान जी के साथ मिलकर नारे लगाए, उनको जगाने के लिए सोती हुई नींद से। आप किसानों की बात कर रहे हैं। और फसल की बर्बादी होने पर सबसे ज्यादा मुआवजा देने का काम हिंदुस्तान में अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। पता कर लीजिएगा रिकॉर्ड उठा के। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बीजेपी को कम से कम किसान के बारे में बात नहीं करना चाहिए। किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली और 750 किसानों के शहादत के लिए दोषी, गुनहगार और हत्यारी कोई पार्टी और सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी सरकार है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका मेरे साथ स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नए साल की बेला पर पंचवटी परिवार को प्रधानमंत्री का मिले आशीर्वाद का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल यूपी की सियासत के बड़े चेहरे और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की और दिनेश प्रताप के परिवार की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही। आपको बता दें कि जिले के सबसे बड़े पंचवटी राजनीतिक घराने को नए साल के खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के परिवार के लिए भी ये लम्हा खास रहा। आपको बता दें कि इस पारिवारिक मुलाकात में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की धर्मपत्नी के साथ उनके बेटे ब्लॉक प्रमुख हरचंदपुर पीयूष प्रताप सिंह, पुत्रवधू और उनके दोनों पौत्र भी साथ रहे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए कैलेंडर जारी किया है। नए साल पर पीडीए कैलेंडर जारी किया गया। 2025 को पीडीए वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया गया है। पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे की देखरेख में पीडीए कैलेंडर जारी हुआ। कैलेंडर में प्रमुख विचारकों के छायाचित्र और विचार हैं। कैलेंडर के जरिए समाजवादी पार्टी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेगी। तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से हटाए जा रहे कचरे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए त्वरित गति से यह निर्णय लिया है। इस कचरे में 60% से ज्यादा मिट्टी, लगभग 40% 7-नेप्थॉल और अन्य केमिकल अवशिष्ट। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक के मुताबिक 7-नेप्थॉल का जहरीलापन लगभग 25 साल में खत्म हो जाता है। घटना को 40 साल हो चुके हैं, इसलिए इसे लेकर किसी भी तरह की आशंका निर्मूल है। आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ये वेस्ट 1 जनवरी को 12 कंटेनरों में पैक करके पीथमपुर भेजा गया है, जहां इसे नष्ट किया जाएगा। सहयोग है इस प्रकार के सारे निर्णय करने में हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की जनता के हित में किसी प्रकार की कोई निर्णय की अपेक्षा हो तो निर्णय त्वरित गति से करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। माननीय
उच्च न्यायालय सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के नतीजे पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूरेनियम कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जो है अपशिष्ट है। सेवन नेफ्थॉल बेसिकली स्कूल का मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशक में सरपदार्थ की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल मोहब्बत की निशानी के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक। हर साल मोहब्बत की दास्तान कहने वाली इस इमारत को देखने देश दुनिया से ढेरों लोग आते हैं, लेकिन इस बार पर्यटन के मामले में आगरा को यूपी के दूसरे शहर ने पीछे कर दिया है। कौन सा है वो शहर, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुए लगभग 1 साल हो चुका है। समय के साथ साथ उत्तर प्रदेश का अयोध्या धार्मिक पर्यटन का मुख्य बिंदु बनकर अयोध्या उभरा है। पिछले 1 साल में आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़कर अयोध्या का राम मंदिर अब आगे निकल चुका है। यानी बीते साल 2024 में आगरा के ताजमहल का दीदार करने पहुंचने वाले पर्यटकों के मुकाबले कहीं ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन किए हैं। है ना दिलचस्प बात। दावा ये कि 2024 में जनवरी से सितंबर तक के बीच अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं में घरेलू श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 135 मिलियन के पार रही, जबकि 3153 अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। बताया जाता है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के दौरान धार्मिक पर्यटन के मामले में लगभग 70% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी तेजी आई। अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में जहां घरेलू पर्यटकों का दबदबा रहा, तो वहीं आगरा के ताजमहल का दीदार करने वाले पहुंचने वालों में विदेशी मेहमानों की संख्या सबसे ज्यादा रही। साल 2024 में ताजमहल आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या 125 मिलियन के आसपास रही, जिसमें से 9,24,000 विदेशी मेहमान आगरा पहुंचे। वहीं घरेलू पर्यटकों की संख्या 1,53,000 रही। इससे पहले अगर वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के दौरान के आंकड़ों को देखें तो करीब 2.5 मिलियन के आसपास विदेशी मेहमान आगरा पहुंचे थे। हालांकि ताजमहल घूमने आने वाले पर्यटकों में अधिकांश विदेशी मेहमान ही होते हैं। वैसे तो बीते साल 2024 उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी कि यूपी की तकदीर और तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। जनवरी से सितंबर तक के बीच के आंकड़ों का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम पर्यटक स्थलों पर घूमने आने वाले पर्यटक और तीर्थाटन करने वाले लगभग 456 मिलियन लोग दर्ज किए गए। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे ये साबित होता है कि बीते साल 2024 में आने वाले पर्यटकों की संख्या साल 2023 में उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या से कई ज्यादा है। साल 2024 में वाराणसी में आने वाले कुल पर्यटक देखें तो करीब 62 मिलियन घरेलू पर्यटक और 1,84,000 विदेशी मेहमान आए। वहीं मथुरा में भी ऐसा नहीं है कि कम लोग आए। मथुरा में भी बीते साल 2024 में 68 मिलियन घरेलू पर्यटक घूमने पहुंचे, जबकि 87,229 विदेशी मेहमान श्री कृष्ण से जुड़े इस शहर में पहुंचे। प्रयागराज में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या इस साल 48 मिलियन दर्ज की गई और मिर्जापुर में 11 मिलियन पर्यटक पहुंचने का जिक्र किया जा रहा है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि 2025 का आगाज बेहद शानदार यूपी में होने वाला है, क्योंकि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है, जिसमें देश विदेश से लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये, क्या यूपी के अच्छे दिन आ गए और क्या वाकई में धार्मिक पर्यटन ने बदल दी
यूपी की तकदीर और तस्वीर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, यूपी। तो वहीं कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना को 170 फीट गहराई से 10 दिन बाद आज बाहर निकाला गया, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच पाई। जिला प्रशासन की टीम ने सुरंग खोदकर बच्ची को तो बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि दिशा भटकने से रेस्क्यू में देरी हुई। तकनीकी खामियां और दिशा भटकने के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका। रेस्क्यू टीम के रास्ता भटकने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सुरंग की दिशा गलत कैसे हुई। मासूम चेतना को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से रेस्क्यू टीम पर सवाल उठ रहे हैं। और सीएम साहब ने हमारी फुल मदद करी है, प्रशासन फुल रात और दिन मदद करी है, जी तोड़ मदद करी है। प्रशासन मदद नहीं करता तो सीधे पर कौन पहुंचता। ना कोई गलती, मेरा परिवार कोई सब यह है, प्रशासन बहुत अच्छी मदद करी। सीएम साहब भी मदद करी, प्रशासन फुल मदद करी। बच्ची के बारे हम तो छोड़ो, बार ने मालूम पड़ेगा कि छे के या तो परमात्मा के अधीन है। और मैं यहाँ रात और दिन इतनी ठंड का मैंने परिश्रम करे छे, अति ज्यादा परिश्रम करे छे। प्रशासन के ये कार्ड वाली टीम भी या कहे छे मैं हमारी बच्ची का सामान समझ रहे मेहनत कर रहा है। वहीं संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने डिवीजन कोर्ट में पेश की। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया कि 40 से 50 पन्नों की रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट उन्हें 9 दिसंबर को सौंपना था, पर स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण समय पर रिपोर्ट सौंप नहीं सके। संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव से हमारे संवाददाता सतीश कुमार सिंह ने खास बातचीत की। सुनिए। जामा मस्जिद की जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी, आज कोर्ट कमिश्नर ने पेश कर दी गई है। हमारे साथ कोर्ट कमिश्नर मौजूद है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आज कोर्ट कमिश्नर आपने है और आपने रिपोर्ट पेश की गई है, क्या नहीं कर रहा है? इसमें हमने लगभग फर्स्ट सर्वे में 1 घंटे के 1.5 घंटे के बीच वीडियोग्राफी की थी। सेकेंड सर्वे में नियर अबाउट 3 घंटे के वीडियोग्राफी हुई थी। तमाम उसमें तस्वीर, फ़ोटो, हर एक एंगल से, हर एक डायरेक्शन फ़ोटो लिए गए थे। सब फोटो हमने विस्तृत रूप से उस पर रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए हैं। दोनों पार्टी रेस्पोंडेंट और प्लेंटिफ दोनों साथ थे। जिनके जो ऑब्जेक्शन थे वो भी उसमें मेंशन किया है। सर, ये रिपोर्ट आपने कितने पेज की पेश की है? ये 40-45 पेज के आसपास एक रिपोर्ट होगी। क्या सर दोबारा सर्वे हो सकता है सर? अभी ये कोर्ट का व्यू है। सर, इतनी देरी क्यों हुई? इसमें क्या कमी रह गई थी? थोड़ा हमारा स्वास्थ्य खराब था, उस पर हेल्थ इशू भी आ रहा था और फिर ब्लड प्रेशर हो गया था। लेकिन हमारे साथ थे ये रमेश, और उनका कहना था कि जिस तरह कोर्ट में पेश की गई है, तो शाही जामा मस्जिद का लंबा विवाद चलता आ रहा है, तो इसी को लेते हुए आज कोर्ट कमिश्नर ने जो रिपोर्ट पेश की गई है, अब देखना होगा इसमें क्या आगे कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।